नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ आंध्र सीमा पर 1 करोड़ का इनामी, हिडमा समेत 6 नक्सली ढेर, 2 AK-47, इंसास राइफल, पिस्टल और कई अन्य हथियार बरामद। दिल्ली की अदालत ने लाल किला आत्मघाती हमलावर के सह साजिशकर्ता जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को NIA की 10 दिन की हिरासत में भेजा। वहीं ED ने फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर मारे छापे। बिहार में सरकार गठन को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी। कल पटना में होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया केंद्रीय पर्यवेक्षक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार किए प्रदान। जल को पवित्र और सीमित राष्ट्रीय संसाधन मानने का किया आह्वान। दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए सतत प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी को बताया महत्वपूर्ण। और मॉस्को में SCO काउंसिल की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने आतंकवाद पर किया कड़ा प्रहार। कहा, आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाएंगे हर संभव कदम। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दशकों में हुए बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड हिडमा मंगलवार को पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। हिडमा प्रतिबंधित माओवादी संगठन का सबसे खूंखार कमांडर था और उसने पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का नेतृत्व किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हिडमा और उसकी पत्नी राजे सहित कुल 6 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए। हिडमा ने 2010 के ताड़मेटला हमले और 2013 के झीरम घाटी हमले सहित कई घातक हमलों में भाग लिया। बस्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिडमा का खात्मा माओवादी आतंक के ताबूत में आखिरी कील के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुसार इस साल अब तक माओवादी केंद्रीय समिति के 9 सदस्य मारे जा चुके हैं और संगठन की शीर्ष कमान कमजोर हुई है। सुरक्षा बलों के मुताबिक हिडमा के मारे जाने के बाद बस्तर क्षेत्र में माओवाद पर नियंत्रण और बढ़ेगा और नक्सली गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर में अल्लूरी सीताराम जिला मूलतः आंध्र प्रदेश राज्य का जिला है। उधर एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 6 माओवादियों को मारा जाने का जानकारी आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया। उनकी शिनाख्ती में सबसे मोस्ट वांटेड मोस्ट कैडर माडवी हिडमा, वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर और पूर्व में PLG पटना नंबर 1 का कमांडर भी रहा। ना सिर्फ बस्तर इलाका में नक्सल विरोध अभियान के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारतवर्ष में एक खूंखार माओवादी कैडर ग्रुप उनका शिनाख्ती है और उनके ऊपर लाखों के इनाम भी पहले अलग अलग राज्य सरकार ने घोषित करके रखा है। मुठभेड़ स्थल से AK-47 और अन्य आर्म्स एमुनिशन भी बरामद होने का भी अभी तक बेसिक कंफर्मेशन आ रहा है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। कल पटना में भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। इससे पहले दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर भाजपा और JDU की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।
बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री सहित ललन सिंह शामिल हुए। बैठक के दौरान विधानसभा स्पीकर और महत्वपूर्ण विभागों के बंटवारे पर चर्चा हुई। वहीं गठबंधन के छोटे सहयोगियों की बात करें तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत का जिम्मा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड ने बिहार में सरकार गठन के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसके साथ ही पार्टी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक का दायित्व दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपने नवनिर्वाचित विधायकों की होने वाली बैठक में कल विधानमंडल दल के नेता का भी चयन करेगी। इस संबंध में पार्टी की ओर से सभी 89 नवनिर्वाचित विधायकों और 21 विधान परिषद सदस्यों को सूचना भेज दी गई है। बैठक भाजपा प्रदेश मुख्यालय स्थित अटल सभागार में होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल करेंगे। कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा और इसमें अपने यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है और करीब 2 से 3 लाख लोग इस ओथ शिरोमणि में, शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति, ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद लगातार एक्शन जारी है। लाल किले के पास कार धमाके के आरोपी जासिर बिलाल उर्फ दानिश को पेशी के लिए पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 10 दिन की एनआईए की रिमांड पर भेज दिया गया। जासिर वानी उर्फ दानिश को जम्मू कश्मीर पुलिस ने लाल किले के बाहर हुए आत्मघाती हमले और जैश-ए-मोहम्मद अंसार गजवतुल हिंद के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के जुड़े होने की सूचना पर हिरासत में लिया था। जांच में पता चला कि वानी ने कथित तौर पर आतंकी हमला करने के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया था। वो जानलेवा कार बम ब्लास्ट से पहले ड्रोन को मॉडिफाई करने और रॉकेट बनाने की कोशिश में शामिल था। आरोपी जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला है। वो कथित तौर पर इस हमले में एक सक्रिय सह साजिश करता था। उसने आतंकवादी हमले की योजना बनाने के लिए आतंकवादी उमर मोहम्मद नबी के साथ मिलकर काम किया था। एनआईए बम धमाके के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए हर तरह के एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली की कोर्ट ने मोहम्मद के साथ साजिश रचने के आरोपी कश्मीर निवासी आमिर राशिद अली को भी 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा है। नई दिल्ली के रेल भवन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे रिफॉर्म्स योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों से सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में बड़े बदलाव आएंगे। लंबे टाइम तक किसी भी इंडस्ट्री को अगर जुड़ना होता था रेलवे से, तो टर्मिनल बनाना वाज सच ए बिग हेडेक। 5-5, 6 साल लग जाते थे जस्ट टू गेट द परमिशंस एंड गेटिंग द एंटायर ड्राइंग्स अप्रूव्ड। वो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 21 में जो गति शक्ति कार्गो पॉलिसी आई, फिर 22 में उसको रिवाइज किया। उन रिफॉर्म से आज
देश में 116 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स बन गए हैं, कमीशन हो गए, रेडी हो गए। और आज की पॉलिसी के बाद में बहुत सारे मल्टी मॉडल सीमेंट कार्गो टर्मिनल्स भी बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले कुछ वर्षों में रेलवे में हुए प्रगतिशील बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि रेलवे में लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। में 3 या 4 किलोमीटर पर डे के रेट से कंस्ट्रक्शन होता था, आज 13-14 किलोमीटर्स पर डे के हिसाब से रेलवे ट्रैक्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स पर डे क्रॉस कर रहा है। ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है रेलवे के नेटवर्क का। थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी कंटिन्यूसली चल ही रहा है। 1300 स्टेशंस को कंप्लीटली रीडेवलप किया जा रहा है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसमें शहर के दोनों हिस्से जुड़ सके। पिछले साल हम लोग वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट रेलवे हुए फ्रेट कैरिंग में। वी सरपास्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका and we became the second largest freight carrying railway at 1.6 billion tons. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद आज राजधानी दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने आदिवासियों के अधिकार और सम्मान के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार ने प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती का ये वर्ष लगातार चल रहा है। अब इसको साल भर मनाना है क्योंकि ये 150वीं गण वर्ष बहुत बड़ा होता है और आदिवासियों में पहले बार महसूस हुआ और हर एक भारतीय ये फील कर रहा है कि आदिवासियों को पहली बार मोदी जी का सरकार ने सम्मान देने का काम किया है, उनका योगदान को पहचाना है। अब उनका जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाकर देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को विज्ञान भवन में 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार वितरित किए। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र तो सर्वश्रेष्ठ जिला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव को चुना गया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने सीमित मात्रा में मीठे जल की मौजूदगी और उसके संरक्षण को लेकर दुनिया को सचेत किया। उन्होंने कहा कि जल का सक्षम उपयोग अनिवार्यता है और हमारे देश के लिए ये और भी जरूरी है। धरती पर उपलब्ध कुल जलराशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है। उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती में झेल रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को बधाई दी और ऋग्वेद में बताए गए जल के महत्व का उल्लेख करते हुए जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए पुरस्कार विजेताओं के प्रयासों की सराहना की। करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जल के महत्व को समझाने के लिए हजारों वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने ऋग्वेद में कहा था, ओप्सु अंतो अमृतम, अर्थात जल में अमृत विद्यमान है। अमृत के समान अमूल्य जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन में योगदान के लिए
इन पुरस्कार विजेताओं की जितना भी प्रशंसा की जाए कम है। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रगति की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम कोलकाता में है। चुनाव आयोग के प्रतिनिधि मंडल की उत्तर और दक्षिण कोलकाता के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीनियर डेप्यूटी चुनाव आयुक्त ज्ञान भारती ने की। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मसौदा सूची में मृत, अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम एन्यूमरेशन फॉर्म में ना हो। इस माह आयोग की ये दूसरी राज्य स्तरीय समीक्षा यात्रा है। ये टीम 21 नवंबर तक राज्य में रहेगी और अपने दौरे में कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में एसआईआर की स्थिति की समीक्षा करेगी। एसआईआर के बेवजह विरोध पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि जनता लगातार निम्न स्तर की राजनीति करने के लिए लोगों को सजा दे रही है। इंडी गठबंधन के कुछ नेता संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता लगातार घुसपैठिया समर्थक दलों को घटिया, बेहुदा राजनीति करने के लिए सजा दे रही है। मतदाता शुद्धिकरण लोकतंत्र के लिए बेहद अनिवार्य प्रक्रिया है और भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव आयोग को मिले संवैधानिक अधिकारों में से एक है। कुछ इंडी गठबंधन के नेता लगातार देश के इंस्टीट्यूशंस को, संवैधानिक संस्थाओं को, भारत भारतीयता को, सनातन को बदनाम करने का इंटरनेशनल षड्यंत्र का हिस्सा बनकर एक टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। कैसे कोई विदेशी घुसपैठिया भारत का मतदाता बनकर भारत में नेता चुनने का अधिकार प्राप्त कर सकता है? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राजधानी दिल्ली में कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए मंत्रालय के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ऐसी पहलें सरकार के उस मिशन को समर्थन देती हैं जिसमें लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और टर्नओवर समय को न्यूनतम करना शामिल है। ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रेखांकित राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम ने परिवहन के विभिन्न माध्यमों को समन्वित किया है और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की नींव रखी है। हमने एक आशा करके एक पोर्टल लॉन्च किया है। राशन जिसको मिला है वो राशन, उसका फीडबैक जब हमको मिलता है, जब वो फीडबैक के अनुसार जब हम एक्ट नहीं करते हैं तो टेक्नोलॉजी उपयोग नहीं होता है। सो टेक्नोलॉजी ड्रिवन विकसित भारत, ये प्रधानमंत्री जी का सोच है। असम के दिवंगत संगीतकार और गायक जुबिन गर्ग की 53वीं जयंती प्रशंसकों ने मनाई। प्रशंसकों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोनापुर के काहिली पारा और खरगुली के उनके आवास के पास प्रशंसक जुटे और प्रिय कलाकार के सम्मान में गीत गाए। वहीं शिवसागर में प्रशंसकों ने प्रोजेक्ट जी की शुरुआत की और पक्षियों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था की। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और एजीपी दोनों मिलकर प्रशासन का सहयोग से हम लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए आया है। मैं उनका आत्मा का शांति चाहता हूँ, आत्मा को मुक्ति मिले और जुबिंदा का जो अनुरागी है उन लोग भी इसको युग युग याद रखें, इसको मैं कामना करता हूँ। मॉस्को में आयोजित एससीओ काउंसिल की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के देशों को भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया।
We must never forget that the SCO was founded to combat the three evils of terrorism, separatism, and extremism. These threats have become even more serious in the years that have passed. It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and will exercise it. इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ में सुधार के एजेंडे का समर्थन करते हुए कहा कि एससीओ को और अधिक लचीला और अनुकूल होना चाहिए। India strongly supports its reform-oriented agenda. We welcome centers addressing challenges such as organized crime, drug trafficking, and cybersecurity. As the organization becomes more diverse, the SCO must be more flexible and more adaptable. To this end, the long-delayed decision to make English an official language of the SCO must be prioritized. Colleagues, Excellencies, we all recognize that the SCO must keep up with contemporary changes. भारत के बधिर शूटिंग खिलाड़ियों ने डेफलिम्पिक्स में एक बार फिर इतिहास रच दिया है। धनुष श्रीकांत और माहित सांधू ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट्स में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि मोहम्मद वानिया और कोमल वाघमारे ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इन खिलाड़ियों ने न केवल भारत का नाम रोशन किया, बल्कि एक नया डेफ क्वालिफिकेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। धनुष श्रीकांत और माहित सांधू ने 630.8 पॉइंट्स के साथ कोरिया के 628.9 पॉइंट्स को पछाड़ा। यह जीत भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व बॉक्सिंग कप 2025 में भारत के पवन बर्तवाल ने ब्राजील बॉक्सिंग कप के स्वर्ण पदक विजेता कजाकिस्तान के अल्टीन बेक नुरसुल्तान को 5-0 से हराकर टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पदक पक्का कर लिया। भारत के मुक्केबाज सुमित ने 75 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में कोरिया के किम योन ताई पर 5-0 से जीत हासिल करने में सफलता पाई। उनके अलावा स्ट्रेंजा 2024 के पदक विजेता नवीन ने कजाकिस्तान के बेकजत तंगातर को हराकर जीत की तिकड़ी पूरी की। विश्व बॉक्सिंग कप 2025 नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में आयोजित किया जा रहा है। बेलगावी में भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति X1 के तहत बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और युद्ध की तैयारियों का शानदार प्रदर्शन किया। सैनिकों ने कई तरह की बाधाओं को पार करते हुए युद्ध कौशल दिखाए। इसके बाद कस्बाई युद्ध क्षेत्र पर विस्तृत व्याख्यान और प्रदर्शन हुए, जिसमें ड्रोन से सर्वेक्षण, हल्के वाहनों द्वारा त्वरित प्रेरणा, रोबोटिक्स उपकरणों से कमरे दर कमरे निगरानी जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन शामिल था। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और आधुनिक युद्ध तकनीकों के प्रभावी उपयोग को दर्शाता है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।